ओके, अब मुझे ये समझना है कि एफआईआईज की अभी तक भारत में रिकॉर्ड सेलिंग हो गई है, लेकिन दो स्टेप्स जो उठे हैं, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन्स और विथ होल्डिंग टैक्स पर जो रिलीफ मिली है, दूसरी रिजर्व बैंक ने एफसीएनआरबी डिपॉजिट समेत कई ऐसे कदम और भी उठाए जिनसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो भारत की तरफ आए, पैसा लगाएं। उम्मीद भी है कि 50 से 70 अरब डॉलर का इनफ्लो इन उपायों से आ सकता है। आप इन स्टेप्स को कैसे देख रहे हैं? आर दे इनफ? कुछ और करने की जरूरत है? आपका क्या व्यू है? और हमें ये एफआईआई का पैसा मिलना, अगर आप कह रहे हैं हम फर्स्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट में हैं, पर वहाँ एमएससीआई जो है हमें डाउनग्रेड कर रहा है, हमारे और भी जो बड़े बड़े रिसर्च फर्म्स हैं उनके भी व्यूज कुछ अच्छे निकल कर नहीं आ रहे हैं, और सरकार जो कदम उठा रही है एफआई को लाने के लिए, आर दे इनफ? प्रियंका जी, जब कोई बुल बेयर मार्केट, लंबा ड्यूरेशन का बेयर मार्केट खत्म होता है, जब स्टेज 3 ऑफ बेयर मार्केट खत्म होता है और स्टेज 1 ऑफ नया बुल मार्केट शुरू होता है, बाय डेफिनेशन ऑल अराउंड यू न्यूज फ्लो नेगेटिव होगी। दुनिया भर की बुरे खबरें आएंगी मीडिया में और सोशल मीडिया में। लेकिन कोई भी नया बुल मार्केट की जन्म होता है फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ पेसिमिज्म, क्योंकि प्रीवियस लंबे ड्यूरेशन बेयर मार्केट में बहुत सारे निवेशकों का नुकसान लग चुका होता है। जब नया बुल मार्केट की शुरुआत होती है वो विश्वास करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि रीजन में रिसेंसी बायस है। हाल ही में ही इतनी बुरी बेयर मार्केट देखे हैं, तो नया बुल मार्केट को विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। बाय द टाइम दे रियलाइज इट, स्टेज 2 इज वेल अंडर वे, एंड majority ऑफ द गेन्स ऑफ द न्यू बुल मार्केट हैव बीन मेड बाय द बिलीवर्स इन द न्यू बुल मार्केट। तो आपको ये एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मार्केट्स पास्ट को नहीं देखता, मार्केट आगे देखता है टू द फ्यूचर। और अगर आप Q4 FY26 के नतीजे देखिए, दिस इज द बेस्ट अर्निंग सीजन फॉर स्मॉल कैप मिड कैप्स इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द मार्च डिसरप्शन। ये सबसे बेहतरीन क्वार्टरली अर्निंग सीजन था फॉर स्मॉल कैप मिड कैप्स इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। कोई भी नया बुल मार्केट के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट है अपार्ट फ्रॉम लिक्विडिटी, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज अर्निंग्स ग्रोथ। अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर रियल बुल मार्केट टू स्टार्ट। तो आई थिंक Q1 में भी शॉर्ट क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मार्जिन प्रेशर आ सकता है। लेकिन जो एक्टिव स्टॉक पिकर्स और फंड मैनेजर्स हैं, हम फोकस करेंगे ऑन द मैनेजमेंट कमेंट्री ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर मैनेजमेंट कहता है कि ये वन ऑफ था, वन क्वार्टर ऑफ, यहाँ से अब हम लोग प्राइस हाइक्स ले रहे हैं, हमारी मार्जिन इंप्रूव करेंगी, तो हमें समझ में आ जाएगा किन कंपनीज में ट्रू प्राइसिंग पावर है और किन में नहीं है। और अब हम अपने पोर्टफोलियो को उन कंपनीज के प्रति की तरफ अलाइन कर लेंगे। जहां तक आपका पॉइंट था अबाउट द रीसेंट मेजर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस, ये रूपी के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आई थिंक द वर्स्ट फॉर द इंडियन करेंसी इज बिहाइंड नाउ। बिकॉज इस मूव से बहुत सारे एनआरआईज का ट्रेमेंडस इनफ्लो ऑफ मनी इनटू इंडिया आने वाला है, तो करेंसी को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि वो पैसा जो इक्विटी में जा सकता था, अगर एक एनआरआई अब्रॉड उसको लीवरेज करके ऑन दिस एफसीआईआर डिपॉजिट्स, अगर उसको 16% रिटर्न प्लस मिल सकता है इन यूएसडी, तो वो शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाएगा? वो तो सेफली अगले कुछ सालों के लिए ये फिक्स डिपॉजिट में या एफसीआईआर डिपॉजिट में पैसा लगा देगा। तो वहां से भी थोड़ा लिक्विडिटी का एक एंगल है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि अगर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी, तो क्योंकि एफआईएस के लिए करेंसी बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो इफ एफआईएस नोटिस अर्निंग्स ग्रोथ कमिंग बैक इन Q1 Q2, तो वहां से फिर आप देखेंगे कि उनका इन्फ्लोज वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एफआईएस भी ट्रेडिशनली जो बैंक्स, आईटी और कंज्यूमर में पैसा लगाते थे, आई थिंक ये तीनों क्षेत्रों में अलग अलग तरह की हेडविंड आ रही हैं। देखिए, कंज्यूमर क्षेत्र में रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, बैंक्स में बिकॉज ऑफ दिस वॉर एमएसएमई और बाकी क्षेत्रों में स्ट्रेस आ रहा है एसेट क्वालिटी में, और आईटी में डिस्ट्रप्शन आ रहा है ये जैसे। तो ये तीन क्षेत्रों में आई थिंक एफआईएस कम फोकस करेंगे। आप एक देखिए, पिछले 2 महीने से बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है प्रियंका जी। एफआईआईज ये तीनों क्षेत्रों से पैसा निकाल के कहाँ लगा रहे हैं? एक चौथा फाइनल सेक्टर कौन सा बचा है एफआईआईज के लिए? फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। उनमें देखिए क्या जबरदस्त रैली आई है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फार्मा में। तो एक सेक्टोरल रोटेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है एफआईआईज की तरफ से। एक बार ये पार्ट खत्म होगा, उसके बाद फिर वो नए नए सेक्टोरल बुल मार्केट लीडर्स में अपना पैसा रोटेट करेंगे, जहां हमको अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। देखिए, हम एफपीआईज बहुत क्लियर है, हम इंडिया को एम्ब्रेस करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं उस मार्केट में फॉर ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। हमारे लिए इंडिया ग्रोथ मार्केट है। बिकॉज जब आप एक इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अब डोमेस्टिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिस्क, करेंसी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क, बहुत सारे रिस्क को अंडरराइट कर रहे हो। तो टू बी एडिक्वेटली कंपेंसेटेड फॉर दोज रिस्क, आपको चाहिए ग्रोथ।
अब अगर मिड कैप स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ की रिवाइवल शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे एफआई सेलेक्टिवली इंडिविजुअल स्मॉल कैप मिड कैप्स में अपनी स्टेक्स बढ़ाएंगे अब अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में। सो जो नया जो ग्रोथ का चैप्टर लिखा जाएगा गौतम, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है इस मिड कैप और स्मॉल कैप में। यू थिंक लार्ज एकदम, कैप एग्जॉस्ट कर चुके हैं? मुझे लगता है प्रियंका जी जिस निफ्टी में अगर 40% बैंक्स और आईटी हैं जहाँ पे हेडविंड्स आ रहे हैं, ओके। तो निफ्टी में बुलिश होना बहुत मुश्किल है। एक क्षेत्र में और ऐड करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया था, सेक्टरल लीडर्स में जिसमें हम बहुत बुलिश हैं, प्रेसिजन इंजीनियरिंग, स्पेशली वो जो एक्सपोर्ट्स में फोकस करती हैं। क्यों? हम सोशल मीडिया में बहुत हाहाकार है, इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, 15% गिर गई वर्सेस यूएस डॉलर। लेकिन इन एवरी देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी डार्क क्लाउड। तो बेसिकली इसमें भी सिल्वर लाइनिंग क्या है, हम ये भूल जा रहे हैं कि हम डॉलर के खिलाफ डिप्रिशिएट किए हैं, लेकिन हम चाइनीज करेंसी युआन के खिलाफ भी तो 12-13% डिप्रिशिएट कर गए हैं। चाइना क्या कर रहा था पिछले कुछ सालों से? इंडिया में डंपिंग कर रहा था। अब ये चाइनीज करेंसी अप्रिसिएशन की वजह से उनकी डंपिंग हो गई महंगी इंडिया में। तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में फोकस कर रही हैं वो बेनिफिशियरी हो गई, नंबर वन। दूसरी, जो प्रेसिजन इंजीनियरिंग में फोकस करती हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये हाईली स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट्स पे फोकस करती हैं, वहां पे भी हमें अब काफी तेजी दिखने वाली है, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा इन्हें। प्लस इंडिया ने पिछले 1.5 साल में कि बहुत सारे देशों के संग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। पहले हम डिसएडवांटेज थे कंपेयर टू मेनी ऑफ आवर peers like और competing nations in manufacturing like बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस एक्सेट्रा। अब क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गए हैं विद सो मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, अब हम भी लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए हैं। अब करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी जोड़िए इसके साथ, अब इस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दिखने वाला है। अगेन रेट ऑफ चेंज, ये पहले हम कॉम्पिटिटिव थे नहीं एक्सपोर्ट्स में, अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लस रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स क्षेत्र में बहुत बड़ा बूम आने वाला है अगले कुछ सालों में। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। सो क्या गौतम, अगर रुपया और वीक हो जाता है, जैसे कि अरविंद पानगड़िया, डॉक्टर शामिका रवि जैसे जानकार कह रहे हैं कि 100 जो है महज एक नंबर है और रुपया आता भी है तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, क्या आप भी इसी के बिलीवर हैं? मतलब अगर ट्रिपल डिजिट भी पहुंच जाए रुपए की वीकनेस, कुछ चिंता की बात नहीं है या बातें बिगड़ सकती हैं? देखिए फ्रॉम अ नेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रियंका जी, ऑब्वियसली चिंता का विषय तो है। देखिए आप बॉन्ड मार्केट्स को आरबीआई काफी हद तक उसके बॉन्ड यील्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, तो और मैनेज कर सकता है, बट आप करेंसी को मैनेज नहीं कर सकते। करेंसी, कोई भी देश की करेंसी उस देश की आर्थिक व्यवस्था को दर्शाती है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि क्योंकि हम 85-90% ऑफ आवर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसलिए है हम लोग बहुत वल्नरेबल हैं। तो 2022 में 2022 में जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था, तब भी ऑयल प्राइसेस 50% बढ़ गए थे और 2022 में इंडियन करेंसी 11-12% डेप्रिशिएट कर गई थी वर्सेस यूएस डॉलर। सेम कहानी अभी भी रिपीट हो गई। अब जब भी क्रूड प्राइस बढ़ता है हमारी करेंसी पिट जाती है। तो अब आप देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, देखिए इंडिया, मैं पिछले इतने सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इंडिया हमेशा ऑटो करेक्ट्स आफ्टर एवरी क्राइसिस। इंडियन सरकार, इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन गवर्नमेंट्स बड़े रिफॉर्म्स, टफ फैसले एक बड़े क्राइसिस के बाद ही लेती है। तो अगर अब देखिए, अभी शुरुआत तो हो चुकी है फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, वहां पे काफी रिफॉर्म्स आ गए हैं, टैक्स कट भी हुए हैं फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। मोस्ट लाइकली मुझे जो लगता है शायद गवर्नमेंट एफपीआईज के लिए स्पेसिफिकली शायद एलटीसीजी में कुछ राहत दे, क्योंकि देखिए हम एफपीआईज, देखिए इंडिया को इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी देशों में जब इन्वेस्ट करते हैं लाइक ताइवान, नॉर्थ साउथ कोरिया, जापान और अदर मार्केट्स, हमें कोई कैपिटल गेन्स टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और एज अ हेज फंड मैनेजर हमारी परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट होती है ऑन ऑन दी आफ्टर टैक्स रिटर्न्स। तो अगर इंडिया में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस फीस तो कैपिटल गेन्स टैक्स काटने के बाद कैलकुलेट होती है। लेकिन अगर हम बाकी देशों में इन्वेस्ट करें तो हमारी परफॉर्मेंस फीस काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, क्योंकि हमें कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं भरना पड़ता। इसलिए हम और इंडिया को अवॉइड करते हैं। देखिए मेरे केस में तो मैं पिछले 18 साल से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडिया में इन्वेस्ट करना। इट्स अ पैशन फॉर मी। सो फॉर मी आई विल कंटिन्यू इन्वेस्टिंग दैट मार्केट, बट फॉर पीपल ऑफ नॉन इंडियन ऑरिजिन जिनको इंडिया से ऐसा कोई लगाव नहीं है, उनके लिए तो इट्स अ प्रैक्टिकल चॉइस कि वो बाकी देशों में टू सेव ऑन कैपिटल गेन्स टैक्स एंड टू बूस्ट देयर परफॉर्मेंस फीस, वो वहां पे फोकस करेंगे। और अब साउथ कोरिया एंड ताइवान के मार्केट्स को देखिए,
साउथ कोरिया इंडेक्स में कॉस्पी कॉस्पी में सिर्फ दो स्टॉक्स, सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स, अब 55% हो गए हैं ऑफ द इंडेक्स। हम्म। ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सिमिलरली ताइवान में इंडेक्स में टीएसएमसी 40% ऑफ इंडेक्स हो गया है, तो अगेन सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इसलिए अब हाल ही में देखिए, जैसे ही थोड़े डाउट्स आते हैं अबाउट द एआई स्टोरी, कॉस्पी में क्या जबरदस्त वॉलिटिलिटी आई है पिछले 10 दिन के अंदर, 20% गिर गया फ्रॉम द टॉप इन जस्ट 1 वीक। तो फ्यूचर जब भी एआई ट्रेड अनवाइंड करेगा, फ्यूचर में जब हाइपर स्केलर्स का केपेक्स स्लो डाउन होगा, जैसे ही संकेत मिलेंगे मार्केट को कि भाई हाइपर स्केलर्स अब ये इस स्पेस में केपेक्स नहीं कर सकते हैं, तब आप बहुत बड़ी गिरावट देखेंगे इन ऑल दीज मार्केट्स, एंड दैट इज व्हेन यू विल सी कैपिटल रोटेटिंग आउट ऑफ दीज मार्केट्स इनटू countries like India, which are much more broad based and much more diversified in terms of sectoral opportunities. एंड ऑब्वियसली इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपने कह दी वो बात जो एफपीआईज के की मांग है कहीं ना कहीं की कैपिटल गेन्स पर क्या यहाँ पर राहत सरकार देती है, बॉन्ड मार्केट के लिए तो किया, इक्विटी के लिए। अब क्रूड कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि वो हमारे किचन टेबल तक वो टेंशन आ चुकी है। और अगर आपके देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, अपील कर रहे हैं कि आप जो है गाड़ी कम चलाइए, ठीक है, अभी भी कई रेस्टोरेंट हमारे आसपास ऐसे हैं जो एलपीजी की कॉस्ट बढ़ने से अपने मेन्यू में चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, कई वर्कर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी एलपीजी की कॉस्ट जो है उनके लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है। तो वो शुरू तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती है गौतम, लेकिन वो आकर के हमारे देश में हमें बहुत तरीके से हार्म पहुंचा रही है, और ये क्रूड संभलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, और ये आपने हेडेक बहुत है। अच्छा पॉइंट रेज किया प्रियंका जी, एकदम मैं सहमत उस बात से। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा भी था, वन ऑफ द 3 सेक्टर्स आई एम वेरी ऑन, उनमें से एक था कंज्यूमर कंजम्पशन। सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ऑन कंजम्पशन व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस। कुछ कंपनीज हैं जो स्पेशली रूरल इंडिया को काफी उनकी प्रेजेंस है। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है प्रियंका जी ना, सबसे बड़ी मार पड़ती है गरीबों पे, उसके बाद मिडिल क्लास पे। तो इस तो ये दो क्षेत्र, क्योंकि कंजम्पशन को ड्राइव करते हैं इंडिया में ऑफ एफएमसीजी कंपनीज, लोग क्या कर शुरू करते, लोग अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्लो डाउन कर लेते हैं। लोग अपना घर पे खाना बनाना ज्यादा शुरू कर देते हैं, बाहर खाना कम कम कर देते हैं, वो हर जगह से पैसों की बचत पे फोकस करते हैं, और कंजम्पशन में स्लो डाउन आता है। वो क्रेडिट लेने से भी घबराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जॉब मार्केट में अनसर्टेनिटी एआई की वजह से, तो लोग बड़े बिग टिकट परचेजेस उसमें भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो इसलिए आप एकदम, आपकी बात एकदम सही है कि अभी इकोनॉमी के लार्ज पार्ट्स ऑफ द लेबर फोर्स एंड द वाइट कॉलर वर्कर्स, उनमें अभी थोड़ा नर्वसनेस तो है। इसलिए शॉर्ट रन में कंजम्पशन में हैज डेफिनेटली गॉट इम्पैक्टेड। तो इसलिए जब तक ये वॉर खत्म नहीं होता, जब तक क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस प्रीवियस लेवल्स तक के आसपास नहीं आते हैं, तब तक इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहेगी। अब आरबीआई का रिसेंट मीटिंग में देखिए आरबीआई ने क्या किया है, जीडीपी फोरकास्ट को कट किया है, इन्फ्लेशन फोरकास्ट को बढ़ाया है। इसका मतलब स्टैगफ्लेशन, जीडीपी गिर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टैगफ्लेशन के संकेत आ रहे हैं। तो इसलिए ये इकोनॉमी के लिए टफ फेज है। एट टाइम्स लाइक दिस मुझे लगता है हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स जो हैं इतने खुशनसीब हैं, बिकॉज देखिए, कोई भी कंपनी का का राइजिंग कॉस्ट दूसरे कंपनी के लिए रेवेन्यू, राइजिंग रेवेन्यू बन जाता है। तो हमारा तो अप्रोच बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वी हैव टू गो वेयर द टेलविंड्स आर। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेसमैन है, जो जिसका हु इज एक्चुअली डूइंग वर्क ऑन द ग्राउंड, उनके लिए ये फेज बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो तो अपना बिजनेस ओवरनाइट बंद करके दूसरे बिजनेस में पिवट नहीं कर सकते हैं, लाइक आवर स्टॉक मार्केट पीपल। तो इसलिए sir, this is a time when businesses will engage in cost cutting, less manpower hiring, and ये टाइम है संभल के चलने का।